पाखी बचपन से ही अपनी माँ सुजाता के साथ रहती है, क्योंकि वो जब 2 साल की थी तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था। सुजाता एक अनाथ थी और उसने अपने दम पर पाखी को पाल पोस कर बड़ा किया था। पाखी बेटा, परसों के दिन जो भी प्लान्स होंगे उन्हें कैंसिल कर दो, क्योंकि तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। वो विपुल और उसकी फैमिली, मैंने दिखाया था ना तुम्हें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर विपुल चौधरी। नो वे मम्मा, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना। मैं हमेशा से ही एक आजाद पंछी रही हूँ, एकदम अकेली। मुझे एक बड़ा ससुराल नहीं चाहिए। आपने देखा है ना उसकी फैमिली कितनी बड़ी है। ऐसा लगता है कि देश का आधा पॉपुलेशन तो उसके ही घर में है। लेकिन पाखी बेटा, जब तूने किसी पदार्थ को चखा ही नहीं है तो तुझे उसका स्वाद कैसे पता चलेगा। परिवार बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं तो अनाथ थी और तू भी बिना परिवार की बड़ी हुई है। उल्टा तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए इस बात का। नहीं माँ, मैं एक बड़ा ससुराल नहीं चाहती। मैं शादी करूंगी तो एक सिंगल आदमी से ही। मुझे वो बहू बनकर पूरे घर को नौकरानी की तरह नहीं संभालना। प्लीज माँ, आप कोई दूसरा रिश्ता ढूंढिए मेरे लिए। सुजाता पाखी को लेकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन समय बीत जाता है और पाखी को पीयूष नाम के एक लड़के से प्यार होता है, जो एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता है और उसका पूरा परिवार गांव में रहता है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के 4 महीनों बाद अरे पाखी, वो गांव में बाढ़ आ गई है, जिस कारण मेरा पूरा परिवार शहर आ रहा है हमारे साथ रहने के लिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो पीयूष? कह दो कि ये झूठ है। नहीं पाखी, मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि यही सच है। नहीं यार। पाखी अब अपना सिर पकड़ लेती है और अगले ही दिन उसके घर पर उसका बड़ा ससुराल आ जाता है, जिसमें सास त्रिवेणी, ससुर यशपाल, जेठ भरत, जेठानी कुसुम और उनके बच्चे मुन्नी और राजू होते हैं। ओह गॉड, ये इतना बड़ा ससुराल देखकर तो मुझे चक्कर ही आ रहे हैं। अरे क्या हुआ छोटी बहू, जाकर हम सबके लिए नाश्ता बना कर ला। ये पान कहा तो क्या बबुआ? बाबूजी वहाँ बेसिन में। चाचू, हम उधर खिड़की में खेलने जाए? हाँ चाचू। ठीक है बच्चों, लेकिन गमलों को खराब मत करना। अरे नहीं, ये किस चिड़ियाघर में फंस गई मैं। पाखी, ये लोग तो तेरी बैंड बजा कर ही रहेंगे। पाखी अपने बड़े ससुराल से एक दिन में ही तंग आ जाती है। जब वो अगली सुबह अपने बाथरूम में फेस वॉश लेने जाती है, तभी वो फेस वॉश को पूरा खाली देखती है। ओ तेरी, ये क्या? मेरा फेस वॉश खत्म कैसे हो गया? वो का है ना छोटी बहू, हम ही शैम्पू से अपन सर धोए हैं, एकदम मजा ही आएगा। हाँ पाखी, बहुत अच्छा शैम्पू है ये, हम सबने इससे ही अपने बाल धोए आज। अरे यार, आप लोग दिमाग से पैदल हो क्या जरा? ये कोई गांव में मिलने वाला 1 रुपए का शैम्पू नहीं था। ये तो मेरा फेस वॉश था, चेहरे को धोने वाला फेस वॉश, और वो भी पूरे 2000 का। मैं इसे पूरे 2 महीने तक चलाती, लेकिन आप लोगों ने तो एक दिन में ही इसकी वाट लगा दी। अरे तो उसमें क्या हो गया छोटी बहू, पीयूष नया ला देगा। अब इतना बड़ा परिवार है तो इस्तेमाल तो होगा ही ना। उसे पूछने के लिए थोड़ी लाया है, इस्तेमाल करने के लिए ही लाया है ना। अरे इन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता। नॉनसेंस पीपल। नॉनसेंस? इसका क्या मतलब है बौरिया? कुछ नहीं, वो समझने के लिए आपको 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। हटिए अब। अरे यहाँ पर आए आप लोगों को एक दिन भी नहीं हुआ, लेकिन घर को कबाड़ खाना बनाकर रख दिया है। फिर एक रोज जब पाखी बाहर से घर आ रही होती है, तभी टैक्सी में ऑनलाइन चीज केक ऑर्डर करती है। चलो, इसे तो मैंने ऑर्डर कर दिया, अब घर जाकर मस्त चीज केक खाऊंगी और आराम से अपना फेवरेट के ड्रामा देखूंगी।
आज तो मजा ही आ जाएगा। और हाँ, बेडरूम भी लॉक कर दूंगी ताकि उन सभी पागल खानों से छूटे हुए मेरे पागल ससुराल वालों से दूर रह सकूंगी। लेकिन जब पाखी घर पहुंचती है तभी वो देखती है कि चीज केक घर पर डिलीवर भी हो गया है और उसे मुन्नी और राजू खत्म कर रहे हैं। ओह नो, माजी जेठानी जी, ये क्या? आप दोनों ने मुन्नी और राजू को मेरा चीज केक खाने क्यों दिया? ये मेरा था, मैंने इसे ऑर्डर किया था। क्या पाखी तुम भी? अरे तुम क्या छोटी बच्ची हो क्या जो केक खाओगी? अरे बच्चों ने खा लिया तो उसमें क्या हो गया? बड़ी बहू एकदम सही कह रही है। अब जाने दो बहू, तुम बाद में मंगवा लेना। और वैसे भी घर की हर चीज पर बच्चों का पहला हक होता है, समझी तुम? मन तो ऐसे कर रहा है कि एक एक को मारकर उसका टकला सुझा दूं, और खास करके इस बुढ़िया और इस कुसुम कली का। पाखी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर एक दिन पाखी अपनी सहेली के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और तभी वहां पर उसकी जेठानी कुसुम आ जाती है। यस रुबीना, मैं तुझे वही कह रही थी। अरे ओ पाखी, माजी और मैं हम दोनों भजन कीर्तन करने वाले हैं और साथ ही साथ पाठ भी पढ़ेंगे। चलो ये फोनवा पर गपियां न छोड़ दो और चलो बाहर। जा पाखी, तेरी गांव से आई देहाती जेठानी तुझे बुला रही है। अब तो पार्टीज में नहीं बल्कि भजन कीर्तन में जाएगी। हाँ, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ रुबीना। पाखी को शर्मिंदगी महसूस होती है। जेठानी जी, आपको इतनी सी भी अक्ल नहीं है क्या कि मेरे कमरे में आने से पहले आपको दरवाजा नॉक करना चाहिए? नॉक? ये नॉक क्या होता है पाखी? मेरा सर, इडियट। इडली? इडली तो वहाँ अन्ना लोग बनाते हैं ना, हमारे गांव में भी बेचने लगे हैं। ओह गॉड, चलो आप चलो बाहर, आपसे तो बात करना ही गुनाह है। फिर पाखी को ना चाहते हुए भी अपनी सास और जेठानी के साथ भजन कीर्तन करने बैठना ही पड़ता है। लेकिन उसके अंत में उसे वो बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, ये इतना बुरा भी नहीं था। ये भजन कीर्तन करने के बाद तो मुझे तो एक अलग ही किस्म की शांति महसूस हो रही है। फिर एक दिन जब पाखी और पीयूष दोनों अकेले अकेले मुंबई घूमने का प्लान बनाते हैं, तभी भारत उनकी बात सुन लेता है और उनसे कहता है, क्या बात है छोटे, तुम दोनों मुंबई दर्शन के लिए जा रहे हो और हम सबको बताया भी नहीं? ये तो गलत बात है ना? अरे नहीं जेठ जी, वो का पीयूष लल्ला, ये भी कोनो बात हुई का? अरे हम सब चलेंगे तुम दोनों के साथ, हमका भी ये शहर में घूमना है। हाँ हाँ चलो, सब तैयार होते हैं। ये आज तो हम घूमने जाएंगे। हाँ, बड़ा मजा आएगा मुन्नी। ये पाखी का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पीयूष, मैं तुम्हारे परिवार से तंग आ गई हूँ। अरे चैन से जीना क्या होता है ये तो मैं भूल ही गई हूँ। मेरी स्वर्ग जैसी जिंदगी को इन्होंने नरक बनाकर रख दिया है। लेकिन पाखी, इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ? बाबूजी और भैया का कारोबार भी बाढ़ के कारण खत्म हो गया है, इसीलिए तो वो सब यहाँ पर है। अरे रहने आए हैं तो ढंग से रहे ना। कभी मेरा शैम्पू खत्म कर देते हैं तो कभी मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देते हैं, कभी ये तो कभी वो। अरे परेशान करके रख दिया है सबने मुझे। और आज तो ये मुंबई दर्शन के लिए भी साथ में आ रहे हैं। अरे इनके आने के बाद तो हम दोनों की प्राइवेसी की तो ऐसी की तैसी हो गई है। फिर एक रात अचानक से 12 बजे पाखी के कमरे की लाइट चली जाती है और सभी उसके कमरे में आकर उसे सरप्राइज देते हैं। आप सब बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं छोटी बहू।
ओ माय गॉड, आप सबको याद रहा और मैं ही अपना जन्मदिन भूल गई। ये देख बहू, तुझे सूजी का हलवा बहुत पसंद है ना? सुजाता जी ने बताया था हमें, इसीलिए मैंने अपने हाथों से तेरे लिए सूजी का हलवा बनाया है और उस पर ये मोमबत्ती भी लगा दी। वाओ, सो यमी। थैंक यू सो मच माँ जी। जन्मदिन मुबारक हो चाची। चाची चाची, राजी और मैंने आपके लिए छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड बनाया है। हमें स्कूल में बनाना सिखाया था। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा है बच्चों। थैंक यू सो मच। जन्मदिन मुबारक हो पाखी। ये मेरी बेशकीमती साड़ी है जो मुझे माँ जी ने शगुन के तौर पर पहली रसोई की रस्म में दी थी। ये बहुत ही महंगी साड़ी है, इसीलिए मैं इसे तुम्हें देना चाहती हूँ क्योंकि ये तुम पर बहुत जचेगी। शुक्रिया जेठानी जी, ये साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है। जन्मदिन मुबारक हो पाखी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपने हाथों से और पूरे दिल से ये सारा डेकोरेशन किया है। थैंक यू सो मच जेठ जी, मुझे ये डेकोरेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बो, ये हमारे तरफ से गुलदस्ता तोरे खातिर हम बगीचे के फूलों से बनाए हैं। हैप्पी बर्थडे। ये तो सबसे बेस्ट गिफ्ट है बाबूजी, क्योंकि आपने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है और ये सारे फूल मुझे बहुत पसंद है। और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये प्यारा सा नेकलेस। हैप्पी बर्थडे पाखी। थैंक यू सो मच पीयूष। आप सबका प्यार देखकर तो मेरा दिल ही भर आया है, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैंने आप सबको बहुत कोसा है, बुरा भला बोला, क्योंकि मुझे एक बड़े ससुराल से नफरत थी। लेकिन आप लोगों ने तो मेरे मन में बड़े ससुराल का ख्याल ही बदल दिया। आप सबके आने से पहले ये घर सिर्फ घर था, लेकिन आप लोगों के आने के बाद इस घर में जान आ गई। आप सबने अपने दिल से तोहफे दिए हैं और इसी ने आज मेरा दिल जीत लिया। अब मुझे समझ आ गया है कि परिवार क्या होता है। थैंक यू मुझे इतनी प्यार और खुशी देने के लिए। अरे छोटी बहू, तू तो हमारी बेटी जैसी है, ठीक उसी तरह जैसी बड़ी बहू है। चल अब जल्दी से ये मोमबत्ती बुझा और इस हलवे वाले केक को काट। हाँ माँ जी। फिर सभी घर वाले मिलकर पाखी का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं और अंत में पाखी को एक बड़े ससुराल की अहमियत और मोल समझ आता है। रश्मि एक तोतली लड़की होती है। एक दिन उसे देखने के लिए नकुल और उसकी माँ सुलेखा आती है। अरे वाह बावरी जी, एकदम कोहिनूर है आपकी रश्मि बिटिया। सच में इसे हमारे घर की बहू बनाना तो मेरा ही सौभाग्य होगा। सुलेखा जी, ये तो हमारा भी सौभाग्य होगा कि नकुल जैसा लड़का हमारी रश्मि का पति और हमारा दामाद बने। जी जी, वैसे हम तो आपस में कब से बातें कर रहे हैं, अब हम इनको आपस में बात करने देते हैं। अरे बहन जी, हमारी रश्मि थोड़ी सी शर्मीली है, इसीलिए उसे और नकुल जी को छत पर भेज देते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर नकुल और रश्मि दोनों छत पर चले जाते हैं। रश्मि, तुम्हारा नाम तो तुम्हारी तरह ही एकदम प्यारा है। आफ्ताबी। जी शुक्रिया। वैसे आपको मुझसे शादी करने में कोई एतराज तो नहीं ना? नहीं तो फिर ठीक है। और बताइए, आपको घूमना पसंद है? हाँ, बहुत दादा। हैं? ये तुम मुझे दादा क्यों बोल रही हो? नकुल रश्मि के तोतलेपन से अनजान होता है और इसीलिए वो हैरान रहता है। खैर, आजकल मेरे कान कुछ ज्यादा ही बजने लगे हैं। उतने में वहां पर रश्मि के भाई का बेटा आ जाता है। बुआ बुआ, जल्दी जल्दी तलो ना, तब नीते बुला ले है। अल्ले मेले लात कुमाल, आ लई हूं मैं, तुम तलो। इतना कहते हुए रश्मि आगे निकल जाती है और नकुल को लगता है कितनी प्यारी है ये, जैसे उस बच्चे ने बात की। रश्मि ने भी उसके साथ उसी टोन में बात की। इसी से समझ आता है
कि इसका दिल कितना अच्छा है। नकुल और सुलेखा को समझ में ही नहीं आता कि रश्मि तोतली है और उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद, ये लीजिए मादी, नकुल दी, आज मैंने अपनी पहली लतोई की लतम में ये खीर, पूली, गादल का हलवा और बहुत ताले बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हैं। तक्कल बताइए कैसा बनाए? रश्मि की तोतली भाषा सुनकर सुलेखा और नकुल दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। अरे ओ कलमुही, अपने मुंह में रखा हुआ पान थूक और फिर हमसे बात कर। अले मादी, मैंने अपने मुंह में पान नहीं लगाए। अरे तो फिर किस तोते की आत्मा घुस गई है तुम्हारे अंदर? अरे तोता भी तुमसे ज्यादा क्लियर बोलता है। अले बाबा, मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ। क्या आप भी? क्या? मेरा मतलब क्या? इसका मतलब तुम तोतली हो? हाँ नकुल जी, अब क्या तलू? लेकिन आप ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? देते कि आप दोनों को पता ही ना हो। रश्मि के तोतलेपन की बातें सुनकर दोनों अपना सर पकड़ लेते हैं। हे भगवान, ये तो बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया माँ हमारे साथ। तुम्हारी माँ ने हमें ये बात क्यों नहीं बताई रश्मि? वही तो, रुको, अभी उस बावरी को फोन मिलाती हो। फिर सुलेखा बावरी को फोन करती है और उसे खूब सुनाती है। अरे सुलेखा बहन, ये आप बिना सर पैर की कैसे बातें कर रही हो? मुझे तो ये लगा कि आपके बेटे को मेरी रश्मि के तोतलेपन से कोई ऐतराज नहीं है। आप तो चुप ही रहिए बावरी बहन। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने क्या किया है। अरे आपकी बेटी के तोतलेपन की वजह से कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं कर रहा होगा, इसीलिए आपने हमें येड़ा बनाकर पेड़ा खिला दिया। सुलेखा बहन, आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अरे कुछ ज्यादा नहीं बोल रही मैं, जो सच है वही बोल रही हूँ। आपने अपनी बेवकूफ तोतली बेटी को मेरे बेटे को चिपका दिया चालाकी से। वो शर्माती है ये कहकर आपने तो हमें चूना ही लगा दिया। देखो सुलेखा बहन, नकुल और रश्मि दोनों छत पर गए थे ना अकेले में बात करने, तब आपका बेटा बहरा हो गया था क्या? तब उसे मेरी बेटी की तोतली भाषा सुनाई नहीं दी क्या? और अब ये कैसी बातें कर रही हो आप? सुलेखा के पास कोई शब्द नहीं होते। फिर वो सारी बातें नकुल को बताती है। तब जाकर नकुल को समझ में आता है। ओ तेरी माँ, मुझे अभी समझ आया कि रश्मि ज्यादा कहने के लिए ज्यादा बोली थी और उसने उसके भाई के बेटे से भी तुतला कर बात की थी और मैं उसे प्यार की भाषा समझ बैठा। बेवकूफ लड़के, तू तो नालायक और निकम्मा ही है। अब देख, अनजाने में हुई ये बड़ी गलती कितनी भारी पड़ रही है हमें। फिर अगले दिन, देखो रश्मि, मैं तुम्हें पहले ही कह देता हूँ, आज मेरे दोस्त आने वाले हैं, इसीलिए तुम उनके सामने कुछ भी मत बोलना और अपने मुंह पर ताला ही लगाए रखना। हाँ रश्मि, और जो भी नाश्ता पानी होगा वो देकर अंदर चली जाना। उनके सामने ज्यादा प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन दोनों ने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या करूंगी? कुछ मत कहना, मैं तुम्हारी तरफ से जवाब दे दूंगा। ठीक है। फिर बाद में जब नकुल के दोस्त आते हैं, तभी नकुल रश्मि को बार बार काम देकर अंदर भेजता रहता है ताकि वो बाहर दोस्तों के सामने टिक ही ना सके। अरे वाह, गर्मा गर्म समोसे। रश्मि, जाओ, जाकर गाजर का हलवा भी लाओ। अरे नकुल, कितना नचवाएगा भाभी को अंदर बाहर? इतने सारे पकवान तो है ना। भाभी, आप भी हमारे साथ बैठकर खा लो। अरे भाई, रश्मि ने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है, इसीलिए वो अब कुछ नहीं खाएगी। रश्मि, तुम जाओ अंदर, जाकर आराम करो। अरे नकुल, तू क्यों भाभी की जबान बन रहा है? भाभी, आप तो कुछ बोलो। नहीं जतिन बेटा,
हमारे यहाँ पर रिवाज है, हमारी घर की औरतें गैर आदमियों से बात नहीं करती, अपने जेठ या ससुर से भी नहीं। क्या? ये कैसा रिवाज है? उतने में अचानक से रश्मि को छिपकली दिखाई देती है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। तिपकली तिपकली, बताओ बताओ, तिपकली, नकुल दी, वहाँ तिपकली है, मुझे तिपकली से बहुत डर लगता है। हाय रे, हो गया सत्यानाश। ये क्या भाभी, आप तुतला कर क्यों बात कर रही हो? OMG, इसका मतलब भाभी आप तोतली हो क्या? यार नकुल, तुझे मिल मिल कर तोतली लड़की ही मिली थी क्या? बेचारा नकुल। अले बापले, मैं तो भूल ही गई थी आप दोनों के सामने मुझे मुंह नहीं खोलना है। ये तो गलबल हो गई। तौली नकुल दी, तौली। रश्मि डरकर अंदर भाग जाती है। क्या यार नकुल तू भी। अरे जतिन, तू क्यों तुतलाने लगा अभी? भाभी के साइड इफेक्ट्स हो गए क्या? इस तरह वो दोनों नकुल का खूब मजाक उड़ाते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर बाद में दोनों माँ बेटे रश्मि को खूब चिल्लाते हैं। कर दिया ना मेरे बेटे की इज्जत का पंचनामा, मिल गई ना तेरे कलेजे को ठंडक। इससे क्या पूछ रही हो माँ? इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसने तो मुझे बेइज्जत करने की ठान ली है। माफ कर दो, गलती हो गई। अब मैं आप दोनों को वादा करती हूँ कि आइंदा से मैं पिल कभी भी किसी के सामने मुंह नहीं खोलूंगी, चाहे भूत भी क्यों ना आ जाए। फिर अगले दिन रश्मि अपने रूठे हुए पति को मनाने के लिए कमरे को सजाने लगती है और उसके आते ही वो उसे गुलाब देकर उसके सामने गाने और नाचने लगती है। काते नहीं कतते ये दिन ये रात के नीति थी तुम तेज दिल की बात, लो आज मैं देती हूँ I love you, I love you, I love you। मेरे नाती तैयादी, मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा हो। आई एम तौली, मुझे माफ कर दो। बंद करो अपना ये तमाशा। कितनी इरिटेटिंग हो तुम, सच में। तुमने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। तुम्हारी ये तोतली आवाज मेरे कानों में चुभने लगी है अभी। लेकिन मैं तौली तो बोल रही हूं ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बस करो, माफ कर दो, माफ कर दो। दिमाग खराब करके रखा है तुमने मेरा। नकुल रश्मि पर खूब गुस्सा करता है और इसीलिए वो नाराज होकर खूब रोती है। मादी, आज ताने में ता बनाऊ। अरे तोतली चुड़ैल, अपनी तोतली जुबान निकालकर उसकी ही चटनी बना दे। दुखी करके रख दिया है तूने हमें। तेरी ये सड़ी हुई तोतली भाषा सुनकर मेरे कान से खून निकलने लगा है। तीते मादी, अगर आपको नकुल जी को मेरी तोतली जुबान से इतनी ही दिक्कत है तो आज के बाद मैं कभी अपना मुंह नहीं खोलूंगी। मैं मौन व्रत धारण करूंगी। पिल देखना आप लोग, तलत जाओगे मेरी आवाज सुनने के लिए। अरे जा जा, पका मत अभी। हम तेरी तोतली आवाज सुनने के लिए क्यों तरसेंगे भला? जा, जाकर काम निपटा ले अपने। लेकिन रश्मि तो सच में मौन व्रत धारण कर लेती है और किसी से कुछ नहीं बोलती। फिर अगली सुबह वो नकुल का टिफिन पैक करके रखती है और उसका सारा सामान बेड पर रख देती है। अरे आज इसका टेप रिकॉर्डर बंद क्यों है? खैर अच्छा ही है। वही दूसरी तरफ सुलेखा भी देखती है कि भोग प्रसाद तैयार हो चुका है। अरे रोज बहू तो भोग प्रसाद तैयार होने पर मुझे पहले आकर बताती है, लेकिन आज उसने मुझे बताया ही नहीं। कहीं सच में उसने मौन व्रत तो धारण नहीं किया ना? यह सिलसिला यूं ही 3 से 4 दिनों तक चलता रहता है और रश्मि किसी को कुछ भी नहीं बोलती। जिसके बाद
नकुल और सुलेखा को घर में खालीपन महसूस होने लगता है। अरे माँ, जब से रश्मि आई है तब से घर में रौनक सी लगने लगी है, और अब वह चुप हो गई है तो घर में मातम छा गया है। हाँ नकुल, तूने बिल्कुल सही कहा। वो तोतली है, लेकिन उसमें उस बिचारी का क्या कसूर। तोतलेपन के अलावा वो कितना अच्छा खाना बनाती है, गुणवान भी है। वो सारे काम अच्छे से करती है। हमने उसके साथ बहुत गलत किया है नकुल। हाँ माँ, हमने उसके तोतलेपन को समझकर ही नहीं लिया। एक तो पहले ही दुनिया वालों से उसे कितना कुछ सुनने को मिला होगा, और अब हमने भी वही किया। हाँ नकुल बेटा, मुझे उसकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर अंत में नकुल और सुलेखा को रश्मि का मोल समझ आता है, और वो दोनों उसके पास जाकर माफी मांगते हैं। पहले हमें तुम्हारी तोतली आवाज सुनकर कानों में चुभन होती थी, लेकिन आज वही आवाज सुनने के लिए हमारे कान तरस गए हैं। हमें माफ कर दो रश्मि। हाँ रश्मि बहू, हमें माफ कर दो और अपना ये मौन व्रत तोड़ दो। तुम जैसी भी हो, हमें वैसी ही अच्छी लगती हो। हमें हमारी पहले वाली रश्मि लौटा दो। ये सुनकर रश्मि भावुक हो जाती है और उन दोनों को माफ कर देती है, और उस दिन के बाद से वो तीनों खुशी से रहने लगते हैं।